करने वाले जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम हैं। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कह करके भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी का यह कहना है कि जो उनके बयान को समझ नहीं पा रहे हैं वो ना समझ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया। यही सलाह देना चाहता हूं कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खपा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों को उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक ले जाएगा। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरह अड़ गए हैं। मौलाना मदनी ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिहाद को लेकर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है जो वापस लिया जाए और जो कहा है वो आगे भी कहते रहेंगे। इसका मतलब है जो विवादित बयान उन्होंने भोपाल में शनिवार को जमीयत उलेमा ए हिंद के कार्यक्रम में दिया था, वैसे बयान वो आगे भी देते रहेंगे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया। वंदे मातरम कहने वाले मुसलमानों को मुर्दा कौम बताने वाले मदनी ने कहा है कि मुसलमानों का वंदे मातरम कहना मजहब के खिलाफ है और जबरन वंदे मातरम कहने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेकने लगूं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर करना चाहता है करे शौक से, जबरदस्ती क्यों। वहीं सुप्रीम कोर्ट विरोधी बयान पर मदनी ने कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है और कोर्ट अगर पूछेगा तो वो इसका जवाब कोर्ट में देंगे। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसी के बारे में फीलिंग्स भी आती हैं। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया और बिल्कुल सही जगह सही तरीके से किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी फीलिंग के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी के फीलिंग के हिसाब से। इसी बयान के बाद जबरदस्त विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जिहाद को बदनाम कर कौन रहा है। अगर जिहाद की परिभाषा गलत बताई जा रही है तो गलत परिभाषा बता कौन रहा है। जिहाद एक पवित्र शब्द है, पवित्र इस्लामिक शब्द है। इस शब्द को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात करने वाले मदनी ने ये नहीं बताया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म कैसे हो रहा है और इसके लिए वो जिहाद कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस की संसद ने बहुत अहम रक्षा समझौते को मंजूर कर दिया है। भारत और रूस के बीच इस अहम समझौते का नाम रेलॉस होगा, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। इस समझौते से पहले रूस की संसद ने इसे मंजूरी दी है। इस समझौते के मुताबिक भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहां युद्धाभ्यास से लेकर के लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे कि ईंधन भरने और आपदा प्रबंधन के लिए उन अड्डों का इस्तेमाल करना शामिल है।
और पुतिन की भारत यात्रा से पहले नाटो के 3 देशों ने रूस पर बड़ा हमला बोला है। भारत में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों ने एक लेख लिख करके कहा है कि पुतिन युद्ध रोकने के लिए गंभीर नहीं है। इसे भारत की जमीन से पुतिन के खिलाफ माहौल बनाने की बहुत बड़ी कोशिश मानी जा रही है। क्या पुतिन के खिलाफ भारत में यूरोप का मोर्चा खुल चुका है? आखिर यूरोप के देश क्यों पुतिन से इतना घबराए हुए हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का भारत दौरा भारत के दुश्मनों की नजर में है, क्योंकि इस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के 2 बहुत ही खतरनाक हथियारों की। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी नई स्क्वाड्रन पर समझौता हो सकता है, और दूसरा है रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान, जिसको बेचने का ऑफर रूस की तरफ से लगातार आ रहा है। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी, जिसमें हथियारों का भी तड़का है और एक दूसरे के हितों की खातिर ढाल बन जाने का जज्बा भी। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की हर पार्टनरशिप पर हमेशा भारी साबित हुई है, चाहे वो भारत अमेरिका के बीच के संबंध हो या फिर भारत और चीन के संबंध। जब रूस और यूक्रेन में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है, इस दौरान पुतिन का देश से बाहर जाना बहुत कम हुआ है। इसकी वजह है यूक्रेन युद्ध को लेकर उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट, जो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किया है। लेकिन भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का हर हथियार नाम कमा रहा है। रूस के ड्रोन से लेकर उसकी मिसाइल पावर तक, जिसने यूक्रेन में कोहराम मचाया हुआ है, इस वक्त नेटो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में 2 सबसे खास हथियार हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं, और ये नेटो देशों के लिए भी ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब वो अब तक नहीं तलाश पाए हैं। ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनका असली इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो के बीच सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन के युद्ध में अभी तक पुतिन की ऐसी ही ताकत देखकर नेटो देश पर्दे के पीछे से एक्टिव हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को भी ये विमान सप्लाई किया जा चुका है, और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत भी अब सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। रडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है, और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। ये खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है, और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सीलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। सुखोई 57 को हाल ही में दुबई एयर शो में देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई।
इसकी उड़ान, इसका फुर्तीलापन, सब कुछ ऐसा है जिसका मुकाबला अमेरिका का F-35 जेट भी नहीं कर सकता। हालांकि F-35 रूस के सुखोई 57 से बेहतर है, इसका दावा डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहे हैं। दुबई एयर शो में ये विमान एक साथ एक ही हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एयर शो में तो इनकी टक्कर पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन युद्ध वाले आसमान में इनका एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। 14 मीटर लंबा ये जहाज 10 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 5500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। दुबई एयर शो में सुखोई 57 ने अपना इंटरनल वेपन बे भी दिखाया था, जिसमें हथियार छुपा कर रखे जाते हैं ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सके। भारत के लिए सुखोई 57 जैसा कोई स्टेल्थ विमान जल्दी लेना एक मजबूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन अपना J-31 स्टेल्थ फाइटर देने वाला है, जबकि भारत का अपना स्टेल्थ प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2025 से पहले वायुसेना में शामिल होना मुश्किल नजर आता है। पुतिन भी इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि रूस ने भारत को ये विमान ऑफर किया है। वैसे पुतिन का ये विमान अब रूस के हर दोस्त को पेश किया जा रहा है और भारत भी इसी फेहरिस्त में है। रूस की तरफ से ये भी ऑफर है कि सुखोई 57 को भारत में ही बनाया जाए, जैसे भारत सुखोई 30 MKI को पिछले 2 दशकों से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। वैसे भारत के लिए सुखोई 57 जैसा ऑफर 2015 में भी था, जब FGA-FA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाले प्रोजेक्ट में भारत ज्वाइंट डेवलपर की हैसियत से शामिल हुआ था। लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। अब 10 साल बीत गए और अब भारत को यह मौका फिर मिला है और ये विमान पुतिन के दौरे का सबसे खास हिस्सा कहा जा रहा है। और वहीं जयपुर में परिवहन और ट्रैफिक विभाग का एक्शन देखने को मिला है। नियम तोड़ने वाले वाहनों को एक कतार में लगाया है। 33 काली थार और 23 काली स्कॉर्पियो जब्त की गई है। 44 काली शीशे वाली कारें जब्त हो गई है। 26 पावर बाइक को जब्त किया गया है। 15 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक को भी जब्त किया गया है। ड्रोन से दिखा जब्त गाड़ियों का अनोखा नजारा। तो जयपुर से ये जानकारी है, जहां पर परिवहन और ट्रैफिक विभाग का एक्शन देखने को मिला है। नियम तोड़ने वाले वाहनों को एक कतार में लगाया गया है। 33 काली थार हैं और 23 काले स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई है। ये देखिए तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। 44 काले शीशे वाली कारें जब्त की गई हैं। 26 पावर बाइक को भी जब्त किया गया है। 15 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक को जब्त कर लिया गया है। ड्रोन से दिखा है जब्त गाड़ियों का ये अनोखा नजारा। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नियम तोड़ने वालों पर एक्शन हुआ है। परिवहन ट्रैफिक विभाग का एक्शन देखने को मिला है। ये देखिए एक कतार में ये जो जब्त गाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं और अनोखा नजारा देखने को मिला है। तो 44 काले शीशे वाली कारें हैं, तस्वीरें आप देखिए, और 15 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक को भी जब्त किया गया है। संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, ड्रोन से ये तस्वीर आई है जो कि हम दिखा रहे हैं, ये जब्त की गई गाड़ियां हैं। अपडेट दीजिएगा, कुल कितनी गाड़ियां हैं, कोई जानकारी? देखिए आयुषी, पिछले कुछ महीनों में जब से प्रदेश के अंदर सड़क हादसे हुए थे, उसके बाद से ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार परिवहन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट सड़क के ऊपर हैं और इसी सिलसिले के अंदर ऐसी तमाम गाड़ियों को एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया गया जो नियमों की अनदेखी कर रही थी। इनमें चाहे गाड़ियों के काले शीशे हों, ऐसी 33 काली थार को उठाया गया जो नियमों की अनदेखी कर रही थी और 23 काली स्कॉर्पियो उठाई गई। साथ ही साथ ऐसी 44 गाड़ियां थीं जिनके टिंटेड ब्लैक कलर के शीशे थे या कलर उनके ऊपर लगाया हुआ था और 26 पावर बाइक्स ऐसी थी जो सड़क यातायात के नियमों की अवहेलना कर रही थी और 15 ऐसी मोटर बाइक थी जिनके एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर को बदलवाया गया था। यानी कि ये तमाम गाड़ियां
जो नियमों के ऊपर सही नहीं बैठती थी, इन सब को अलग अलग थानों के अंतर्गत, ये तस्वीरें एक जगह की नहीं है, ये अलग अलग थानों के अंतर्गत आने वाली तस्वीरें हैं। जैसा कि जो आपको पता है, जयपुर 4 जोन में बांटा गया है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के अंदर। तो सभी थानों के अलग अलग तस्वीरें ली गई, हर थाने के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई और सभी गाड़ियों को कतारबद्ध, पंक्तिबद्ध किया गया। तो लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ परिवहन विभाग भी ऐसी तमाम गाड़ियों पर, चाहे वो कमर्शियल वाहन हो, निजी वाहन हो, हाईवे से गुजरने वाले वाहन हो, इन सब के ऊपर पैनी नजर दोनों विभाग की बनी हुई है। कोशिश यही है कि कैसे भी करके जो है वो प्रदेश को हादसों से बचाया जा सके। बिल्कुल आसिफ, बड़ी संख्या में गाड़ियां नजर भी आ रही हैं और एक बड़ी कार्रवाई ये हुई है, एक्शन लिया गया। आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो झारखंड में सरकार को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल चुकी है। बीजेपी के संपर्क में है सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। जी हां, खबर यह है कि झारखंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। बीजेपी और जेएमएम साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, झारखंड में सरकार को लेकर के सूत्रों के हवाले से ये अपडेट मिल रही है। बीजेपी के संपर्क में है सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। खबर यह है कि झारखंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। बीजेपी और जेएमएम साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन से नाराज हेमंत सोरेन बताए जा रहे हैं। क्या झारखंड की राजनीति में खेला होने जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जिससे झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अभी पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं और बुधवार को उनके रांची लौटने की संभावना है। इस तरह की सुगबुगाहट पर जब न्यूज 18 ने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से संपर्क किया तो उन्होंने हेमंत सोरेन से किसी भी नजदीकी को नकारा और साफ कह दिया कि दोनों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर जेएमएम ने भी सोशल साइट एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा, झारखंड झुकेगा नहीं। कांग्रेस का भी यही कहना है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सभी विधायक एकजुट हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए। यानी तीनों ही पक्ष झारखंड में किसी भी तरह के खेला को नकार रहे हैं, लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एसपी सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने शादी जैसे बंधन को गैर जरूरी करार देकर के बहस छेड़ दी है। एक इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन ने कहा कि शादी अब आउटडेटेड चीज हो चुकी है। इसे लेकर महिला संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है, तो वही संतों ने भी खुल करके निंदा की है। देखिए। बॉलीवुड अदाकारा और राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने शादी को लेकर अपने विचार रखे, जिसने मीडिया में एक बहस छेड़ दी है। 77 साल की जया बच्चन ने कहा कि शादी का कंसेप्ट आज की पीढ़ी के लिए पुराना पड़ चुका है। वो नहीं चाहती कि उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी करें। आज के युवा बेहद समझदार और आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वो अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने में सक्षम हैं और पारंपरिक सोच का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। जया बच्चन के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। दिल्ली महिला कमीशन की पूर्व चेयरपर्सन बरखा सिंह ने उनके बयान की निंदा की है। जया बच्चन जी ने एक बयान दिया है कि अपनी
ग्रैंड डॉटर के बारे में कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि नव्या जो है वो शादी करे। तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्होंने शादी क्यों करी थी। वहीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह का कहना है कि जया बच्चन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कहना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, क्योंकि ये वो फ्रस्ट्रेशन की शिकार है। क्योंकि ना वो घर से संतुष्ट है, ना वो अपने कैरियर से संतुष्ट है, ना वो सामाजिक अपने एनवायरनमेंट से संतुष्ट है। तो मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलती है तो उनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना का कहना है कि ये उनकी अपनी सोच है कि शादी अब एक पुरानी परंपरा बन गई है। जया बच्चन जी का अपनी नातिन की शादी को लेकर मीडिया को जो जवाब आया है कि ये एक पुरानी परंपरा है या एक आउटडेटेड रिचुअल, आई थिंक वो उनकी सोच है और हमें उनकी सोच की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने तरह से जीने का अधिकार है। वहीं जया बच्चन के बयान पर संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को लेकर ऐसे बयानों में युवाओं में गलत संदेश जाएगा। तो उन्होंने शादी क्यों की थी? आज उनकी पहचान उनकी वजह से नहीं है, उनके पति की वजह से उनकी पहचान है। समाज संसद में बैठ करके ऐसे लोगों को उलूल जुलूल बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। वैसे जया बच्चन किसी समाज की आइडियल नहीं है। शादी विवाह एक संस्कार है, पीछे की बात नहीं रह गई है, पुराने जमाने की बात नहीं रह गई है। आप जैसे लोग जो कि अमिताभ बच्चन सनातन धर्म और नीति और कानून को मानने वाले लोग हैं, उनकी पत्नी इस तरह की बात करेंगी तो समाज आपसे क्या प्रेरणा लेगा। वहीं धर्म रक्षा संघ का कहना है कि भारतीय संस्कृति सम्मिलित परिवार की संस्कृति है। विवाह प्राचीन परंपरा का बहुमूल्य अंग है। जया बच्चन को सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और वहीं बिहार में लालू यादव के नए बंगले पर सियासी लड़ाई छिड़ चुकी है। पटना के दानापुर में लालू यादव का नया बंगला बन रहा है। कहा जा रहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी का ये नया बंगला आलीशान होगा और इसी बात पर सियासत शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी ने बंगले पर हो रहे खर्च पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। पटना के दानापुर में बन रहा ये वही बंगला है जो आजकल बिहार की सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ये बंगला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का है। बंगले का टॉप व्यू, ऊंची बाउंड्री, खुली हरियाली और आसपास बने अपार्टमेंट्स ये बताने के लिए काफी है कि जब ये बनकर तैयार होगा तो कितना शानदार होगा। वैसे तो पटना में दानापुर के महुआ बाग वाला लालू प्रसाद यादव का ये बंगला पिछले 3 साल से बन रहा है, लेकिन इन दिनों ये कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि राज्य सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। बंगले की जो तस्वीरें आई उसे देखकर लगता है कि अभी प्लास्टर और सजावट का काम बाकी है, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने के बाद लालू यादव और राबड़ी यादव का परिवार यहीं आएगा। इस वजह से बंगले में काम तेज करने की खबर भी आई है। और ये खबर आते ही लालू यादव के नए बंगले पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने सवाल पूछा कि लालू राबड़ी का कोई बिजनेस तो है नहीं, तो फिर वो इतना आलीशान बंगला कैसे बनवा रहे हैं। बीजेपी का ये सवाल सुनते ही आरजेडी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी तरह से महुआ वाला भी अंत में यही निकलेगा कि वो भी कहीं से घोटाला का होगा। सरकार में तो है सब जगह। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में देखा जाएगा। अभी मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न में क्या फाइल होता है, ये इनकम टैक्स का जांच है। हाँ, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग होगी तो जाहिर बात है। आप अपने मामले को दूसरे दिशा में भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और ये राजनीति अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है। इस तरह की राजनीति को बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने की राजनीति करती है। यानी बिहार में चुनाव के बाद बंगले की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पटना के दानापुर के महुआ बाग में लालू यादव
आलीशान बंगला बनवा रहे हैं। खबर आई है कि वो करीब करीब रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच ये बंगला देखने जाते हैं। यही नहीं, पता चला है कि बंगले की सजावट भी लालू यादव खुद ही करवाने वाले हैं, जिसमें 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। सूत्र बताते हैं कि लालू यादव के इस नए बंगले में 8 बड़े बेडरूम्स, ड्राइंग रूम्स, गेस्ट रूम, पूजा का कमरा, फैमिली लाउंज और अलग से स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं। इसके चारों ओर खूबसूरत गार्डन भी बनाया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग के चारों ओर 10 से 15 फीट ऊंची मजबूत बाउंड्री वॉल भी बनाई गई है। यानी बनने के बाद लालू यादव का ये बंगला देखने लायक होगा। वो अलग बात है कि बनने से पहले ही ये बिहार की सियासत का हॉट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि लालू यादव के विरोधियों ने बंगले पर हो रहे खर्च पर सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं।